बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, कंसेप्ट ऑफ ए बैंक एंड टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, how to open and operate a saving bank account, credit and loan facilities of a bank, role of post office in savings। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मनी कैसे एक मीडियम का काम करता है जब हम किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम बाज़ार जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो हम उस सामान के बदले उनको कुछ नोट्स देते हैं, पेपर नोट्स देते हैं, जिनको हम मनी का नाम देते हैं। तो हम बुक में पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा है। When we look around in our daily life, we find that there are numerous transactions where goods are being bought and sold with the use of money। हमने देखा है अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हुए, जब भी हम सामान लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, खरीदते हैं या उस सामान को बेचते हैं, तो हम मनी का इस्तेमाल करते हैं। Sometimes instead of goods, services are being exchanged with money। कभी कभी हम सामान की जगह कुछ सर्विसेज भी बेचते हैं पैसे के लिए। जैसे कि हमें पोस्ट ऑफिस में कोई काम पड़ता है, बैंकिंग में कोई काम पड़ता है, सपोज़ हम बिजली का यूज़ कर रहे हैं, सर्विस है एक, हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, हम उसका बिल भरते हैं, हम बिजली का बिल भरते हैं, वो सब क्या है, सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, बट हम उसके लिए मनी देते हैं, हम उसके लिए पैसा देते हैं। द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल। अ पर्सन हैविंग मनी। Now, did it ever come in your mind why all exchange transactions are made in money? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मनी से ही क्यों होती हैं? द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल। अ पर्सन हैविंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी अदर कमोडिटी, गुड्स और सर्विस दैट ही और शी वॉन्ट्स। इसका रीज़न ये है कि कोई भी आदमी जिसके पास पैसा है वो आसानी से कोई भी चीज़ खरीद सकता है, कोई भी सर्विस खरीद सकता है। वो एक आदमी हो सकता है, वो एक औरत हो सकती है, कोई भी उसको खरीद सकता है। द वर्ड मनी जनरेट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब भी आप मनी का नाम सुनते हैं तो आपका इंटरेस्ट जाग जाता है उसके लिए। आप चाहते हैं कि हमें भी कुछ पता चले कि मनी क्या है, मनी मिल रही है, जा रही है, तो हम उसके बारे में उत्सुक हो जाते हैं। इन टुडेज बिजी लाइफ मनी हैज़ ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इस लाइफ में आपने देखा है कि मनी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। हमें हर चीज़ के लिए जो भी हमें चाहिए होती है, खाने के लिए, पहनने के लिए, यूज़ करने के लिए, हमें उसके लिए पैसा चाहिए। We need money to buy various types of goods in order to satisfy our wants, जो कि मैंने आपको बताया। Similarly, we need money to avail various services such as transport, communication, health, education, entertainment, home deliveries, and so on. As a buyer, we pay money to buy goods and services, and as a seller, we receive money by selling them. अब जब हम एक ख़रीदार की तरह काम करते हैं, आपने देखा हमें ट्रांसपोर्ट, जब भी हमें बसेस में जाना है हम उसके लिए भी पे करते हैं, कोई टैक्सी करनी हो उसके लिए पे करते हैं, ट्रेन से जाना हो, प्लेन से जाना हो, हम उसके लिए पे करते हैं, तो हम मनी का यूज़ करते हैं। वही कहीं फ़ोन पे बात करनी हो तो हमें फ़ोन के रिचार्जेस कराने पड़ते हैं, उसके भी एजुकेशन, कहीं पढ़ना हो, ट्यूशन की फ़ीस देनी पड़ती है, स्कूल में फ़ीस देनी पड़ती है, बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, हेल्थ के लिए दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, एंटरटेनमेंट, मूवीज़ के लिए टिकट खरीदनी हो, या आपको ऑनलाइन देखना हो तो आपको नेट का रिचार्ज कराना पड़ता है।
होम डिलीवरी अगर किसी को करनी हो तो हम उसके लिए भी एक आदमी को जो भी होम डिलीवरी करता है उसको डिलीवरी के चार्जेस देने पड़ते हैं। एज ए बायर अगर हम एक ख़रीदार की तरह काम करें तो हमें मनी को पे करना पड़ता है सामान की जगह, सर्विसेज की जगह। और इफ़ वी आर ए सेलर, अगर हम उस सामान को बेच रहे हैं तो हम मनी को रिसीव करते हैं बाय सेलिंग द सर्विसेज एंड द गुड्स। नाउ एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल हैव बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। हमारे बेसिक नीड्स हैं फूड, शेल्टर, क्लोथ, जिसको हम बोलते हैं खाना, छत और कपड़े। Along with these basic needs we have multiplicity of wants। अब इन नीड्स के साथ हमारे कुछ चाहते भी हैं, हमें कुछ और चाहते भी चाहिए, जैसे साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए हमें, और अगर हमें फ़ोन पे किसी से बात करनी है तो हमें फ़ोन भी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट पे कहीं जाना पड़ता है तो हमें वो भी चाहिए। तो ये सारे हमारी वांट्स हैं जो हमें चाहिए। अब किसी को ज़्यादा गर्मी लगती है तो उन्हें एसी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा कुछ हमारे वांट्स भी हैं जो हमें चाहिए, उसके लिए भी हमें पैसा पे करना पड़ता है। नाउ टेक द केस, अब हम एक केस ले लेते हैं एक क्लॉथ मर्चेंट का, एक कपड़े के व्यापारी का। ही वॉन्ट्स टू सेल क्लोथ्स एंड बाय राइस। अब वो अपने कपड़ों को बेचना चाहता है और चावल खरीदना चाहता है। हाउएवर टू ऑब्टेन मनी फर्स्ट ही हैज़ टू फाइंड अ राइस ग्रोइंग फार्मर। अब उसको पैसा लेने के लिए सबसे पहले उसको चावल जो उगाता है ऐसा कोई किसान चाहिए। हु इज़ विलिंग टू सेल हिम राइस, ऐसा फार्मर जो कि राइस उगाता है और राइस बेचना भी चाहता हो। देन उसके बाद इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट it would be for the cloth merchant if he had to exchange clothes directly for rice। अब आप इमेजिन करिए क्लॉथ मर्चेंट के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कपड़ों को एक्सचेंज करना अगर उसको डायरेक्टली राइस खरीदना पड़ता है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। पहले उसको सबसे पहले एक फार्मर ढूंढना पड़ेगा, एक किसान ढूंढना पड़ेगा जो कि राइस उगाता है, और ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जिसको राइस के बदले में क्लोथ्स चाहिए हों, और तभी वो बिना मनी के उसको राइस दे पाएगा। नाउ ही वुड हैव टू फाइंड अ राइस ग्रोइंग फार्मर हु वुड बी विलिंग टू सेल हिम राइस इन एक्सचेंज फॉर क्लोथ्स। टू पुट इन सिंपल, both parties have to agree to buy and sell commodities to each other. The problem is known as double coincidence of want। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसे टाइम पे जहाँ पे जैसे कि इस टाइम हमने देखा जो कि सेलर है जिसको एक चीज़ चाहिए, जैसे कि कपड़े के व्यापारी को अगर वो चाहिए चावल चाहिए तो उसको ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो कि चावल उगाता हो और जिसको कपड़े की ज़रूरत हो और वो चावल बेचना चाहता हो। तो सेम अगर हम चावल बेचने वाले के नज़रिए से देखेंगे तो उसको एक ऐसे कपड़े वाला चाहिए जिसको कि चावल की ज़रूरत हो और वो कपड़े बेचना चाहता हो। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसमें दोनों की चाहतें एक जैसी हों, दोनों एक ही जैसे, मतलब एक को राइस चाहिए और दूसरे को क्लोथ चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। डबल कोइंसिडेंस इन नटशेल मीन्स व्हाट अ पर्सन desires to sell is exactly what the other wishes to buy। जहाँ पे एक इंसान जो बेचना चाहता है और जो दूसरा इंसान जिसको वो चीज़ की ज़रूरत है वो दोनों एक जैसी हों। In early times such kind of problem was solved by a system known as barter system। इस प्रॉब्लम को पुराने ज़माने में हम
बार्टर सिस्टम कहते थे कि जिसको जो चीज़ चाहिए थी वो कुछ अपने से कोई चीज़ देता था और उससे कोई चीज़ ले लेता था। जैसे किसी ने कोई सब्ज़ी उगाई, सब्ज़ी, अब उसको कोई क्लोथ्स चाहिए, अब वो ऐसे क्लोथ वाले को ढूंढेगा जिसको सब्ज़ी की ज़रूरत हो, फिर वो उसको सब्ज़ी देगा और वो क्लोथ वाला उसको क्लोथ दे देगा। तो पहले बार्टर सिस्टम होता था जब मनी नहीं इन्वेंट हुआ था। फिर उसके बाद अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, चीज़ों की जगह चीज़ें दी जाती थी। नाउ लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड एंड रिटर्न। जब तक मनी नहीं आया था, जब तक पैसा नहीं आया था, कोई करेंसी नहीं आई थी, तब तक हम क्या करते थे, गुड्स की जगह या सर्विसेज की जगह गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे और इसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। द मेन प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब मेन प्रॉब्लम क्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में, कि लोगों को ढूंढना पड़। The cloth producer will now be able to sell clothes in the market against money and in turn will be able to buy food against money. अब किसी क्लोथ वाले को, राइस वाले को नहीं ढूंढना पड़ेगा जो जिसको क्लोथ खरीदने हो। अब वो मार्केट में जाके डायरेक्टली क्लोथ बेच सकता है और उसके बदले में पैसे दे के राइस को खरीद सकता है मार्केट से। Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is known as medium of exchange. अब मनी ने क्या काम किया, क्लोथ वाले ने अपने क्लोथ्स को बेचा और उसके बदले में मनी लिया, फिर उस मनी से मार्केट में जाके राइस वाले से जाके राइस ले लिए। तो मनी ने क्या काम किया, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। To put it simply, money is any medium that can be exchanged for goods and services or anything which is widely accepted in payments for good or in discharge of other kinds of obligations is money. Money is legal finder, that means legally no one can refuse in exchange. मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया जो कि कोई भी इंसान कहीं पे भी जाके उसको मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। वो एक लीगल फाइंडर बन गया, लीगल टेंडर बन गया कि कोई भी उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगा। मनी, अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो आप मनी से उसको ख़रीद सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप मनी दे के वो चीज़ खरीद सकते हैं। Now, evolution of money, next topic है हमारा। The development of money has passed through various stages in accordance with time. अब मनी कैसे एग्जिस्टेंस में आया, जब बार्टर एक्सचेंज हो रहा था, जब चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जा रही थी, तो मनी कैसे आया। डेवलपमेंट ऑफ मनी हैज़ पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। अब मनी को बहुत सारे स्टेजेस से पार करना पड़ा, बहुत सारे लेवल्स पार करने पड़े। कैसे, टाइम के साथ। पहले जैसे आपने सुना होगा कि कॉइन्स आए, फिर एनिमल मनी आया, तो इन सबको कैसे एग्जिस्टेंस में आया हम वो पढ़ेंगे। द स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मनी आर एनिमल मनी। इन द प्रिमिटिव हंटिंग स्टेज एनिमल्स वर यूज्ड एज कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जब हंटिंग का टाइम होता था तो लोग एनिमल्स को यूज़ करते थे एक कॉमन एक्सचेंज के लिए। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए एनिमल्स को बेचा जाता था और यही काम होता था। एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कैटल ऑक्यूपाइड अ प्लेस ऑफ प्राइड। अब कैटल्स क्या थे, सबके लिए प्राइड का प्लेस थे, सबके लिए प्राइड था कि हमारे पास कैटल्स हैं बहुत सारे। इवन एट प्रेजेंट इन सम ऑफ द ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका, अभी भी अफ्रीका में कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ झुंड हैं, कुछ लोगों के झुंड हैं। एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया में भी कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे कैटल्स को बहुत प्रेशियस माना जाता है, बहुत प्रेशियस एक्सेट माना जाता है कि हाँ भाई इसके पास इतनी सारे बकरियां हैं, इतनी सारे गायें हैं, इतनी सारी भैंसें हैं। अभी भी उनको क्या माना जाता है, बार्टर एक्सचेंज का
मीडियम माना जाता है। अभी भी बार्टर एक्सचेंज वहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? बहुत सी ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका एंड बहुत से पार्ट एशिया के भी। नाउ एनिमल मनी के बाद आ गया कमोडिटी मनी। अब जैसे कि नाम दिया गया है, पहले वाला था एनिमल मनी, एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता था। अब आ गया कमोडिटी, कमोडिटी मनी, अब जो कि चीज़ों के बदले में कमोडिटीज देते हैं। इन सर्टन कम्युनिटीज in its crudest sense also took the form of commodity money. A large number of commodities from axes to yarn have been adopted as money. अब बहुत सारी कॉमोडिटीज़ जो कि बाद में आई, लोगों ने इन्वेंट किया। आपने देखा एक्सिस को इन्वेंट किया, फिर उसके बाद सिक्कल को इन्वेंट किया। तो अब इन सारी चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया किसके लिए? उन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया कि उस सबके पास वो चीज़ें नहीं होती थी, औजार नहीं होते थे। उन औजारों को बेच के, उन चीज़ों को बेच के जो वो बनाते थे, उसके बदले में चीज़ों को खरीद सकते थे। द पर्टिकुलर कम्युनिटी चोजन टू सर्व एज मनी डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक लोकेशन ऑफ द कम्युनिटी, क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट ऑफ द रीजन, कल्चर, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ। तो इन सारी चीज़ों को नज़र रखनी पड़ती थी कि हमें इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता था कि कौन सी कम्युनिटी में कौन सी चीज़ चलेगी, कौन से क्लाइमेट में हमको क्या चीज़ ज़्यादा चलती है, कौन से इन्वायरमेंट में, कौन से रीजन में हमें कौन सी चीज़ें लगेंगी, को क्या कल्चर है किसी का। तो उन्हीं चीज़ों को लिया जाता था, उन्हीं चीज़ों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता था। लाइक अफ्रीकन पीपल्स यूज्ड आइवरी एंड टाइगर जॉज एज मनी। आइवरी होती है हाथी के दांत, तो हाथी के दांतों को वो यूज़ करते थे। और दूसरा टाइगर जॉज, हाँ, जो शेर के पंजे होते हैं, तो उनको मनी की जगह यूज़ किया जाता था। द प्रेशियस स्टोन्स, राइस, टी, टोबैको हैज़ ऑल्सो बीन यूज ड्यूरिंग द प्रिमिटिव डेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब स्टोन्स भी यूज़ होते थे, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, हीरे, तो ये सारे यूज़ होते थे। फिर उसके बाद आपका राइस यूज़ होता था, टी यूज़ होता था, टोबैको यूज़ होता था एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ थर्ड आ गया आपका मेटेलिक मनी। जब मेटल्स को यूज़ किया गया, कॉपर कॉइन्स बनाए गए, आयरन कॉइन्स बनाए गए, फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन्स बनाए गए, सिल्वर कॉइन्स बनाए गए, तो ये सारे क्या थे? आपके मेटेलिक मनी। द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड कमोडिटी मनी। अब चीज़ों की जगह क्या यूज़ कर दिया गया? जैसे कि पहले मैं बोल रहा था, प्रेशियस चीज़ों को यूज़ किया जाता था, आइवरी को यूज़ किया जाता था, टाइगर जॉज को यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसी तरह से मेटालिक मनी में अब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब को यूज़ किया गया और इनके कॉइन्स बनाए गए। और अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप, अलग अलग वेट के और अलग अलग साइज़ के कॉइन्स वगैरह बनाए गए। नाउ पेपर मनी। इसके बाद आपका आ गया पेपर मनी, जो कि आज आप देखते हैं 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी पे पेपर करेंसी या पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ था, जब ये सबके सामने आया था। In the 17th and 18th century, paper currency emerged as a modern form of money. ये तब सबके सामने आया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के रूप में आया और इसको पेपर करेंसी बोला गया। इट वॉज ईजी टू कैरी एंड वॉज कन्वर्टिबल। ये सबके लिए आसान था कैरी करना, क्योंकि अगर कॉइन्स को लेते थे तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, भारी होते थे तो मुश्किल हो जाता था उनको कैरी करना, बहुत ही प्रेशियस होते थे। वैसे ही अब नोट्स जो थे, पेपर मनी जो था, इसको कैरी करना बहुत ही आसान हो गया था। अब आप कमोडिटीज़ दे सकते हैं, जैसे इस कमोडिटी को यूज़ किया जाता था। ये कॉइन्स को देख लीजिए आप, मेटालिक करेंसी, मेटालिक मनी, और ये आपका पेपर मनी जो कि आप देखते हैं अभी भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका आ गया मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब नए फॉर्म क्या है मनी के? सबसे पहले हम देखेंगे क्या है मॉडर्न फॉर्म्स। आपकी करेंसी डिमांड, आप देखिए मॉडर्न फॉर्म्स कौन से हैं। सबसे पहले एंशिएंट इंडियंस हैव यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज
मनी। एंशियंट जो पुराने इंडियन थे, इंडिया में पहले जो पुराने चलता आ रहा है वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता था, ग्रेन और कैटल को यूज़ किया जाता था एज मनी। देयर आफ्टर उसके बाद में क्या हुआ, मेटेलिक कॉइन्स आए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब के कॉइन्स आए, विच कॉन्टिन्यूड फॉर सेंचुरीज बिफोर गिविंग अवे टू पेपर करेंसी, जो कि बहुत सेंचुरीज तक चलता रहा, सालों तक चलते रहे, ठीक है, बहुत सेंचुरीज तक ये चलता रहा कि मेटेलिक मनी को यूज़ किया गया, ग्रेन्स को यूज़ किया गया, और उसके बाद में पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आ गया। नाउ द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से हैं, एक आपकी करेंसी हो जाती है, एक आपके डिमांड डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और थर्ड आपका प्लास्टिक मनी हो जाता है। सबसे पहले आपका करेंसी के बारे में आपको बता दें, करेंसी में आपका जो कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपी, तो वैसे ही आप बाकी कंट्रीज़ को भी देखेंगे, जैसे अमेरिका की है डॉलर, सऊदी अरब की है दिनार, कुवैत की है दिनार, तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसीज़ हैं, और उनकी कंट्रीज़ में उन्हीं की करेंसीज़ को चलाया जाता है, जबकि हमारी करेंसी को भी वहाँ पे एक्सचेंज कर लिया जाता है। यहाँ पे भी हम उनकी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक कंट्री अपनी ही करेंसी को चलाता है। ओके, नाउ इसके बाद आप देखेंगे हमारे में जो करेंसी है वो यूज़ होती है, पेपर नोट्स यूज़ होते हैं और कॉइन्स यूज़ होते हैं। आपने देखा है 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, वैसे ही नोट्स हैं आपने देखे होंगे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़, तो इन सब के नोट्स भी चलते हैं। और ये सारे नोट्स जो हैं वो कहाँ इशू होते हैं, वो आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में इशू होते हैं। In India, currency notes and coins are issued by the Reserve Bank of India on behalf of the government. जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं, वो आपकी इंडियन करेंसी नोट्स और कॉइन्स को इशू करता है। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया बाकी कंट्रीज़ में, अब ये जो जैसे इंडिया की करेंसी है रुपी, ये करेंसी जो है ये बाकी कंट्रीज़ में भी वैलिड है और कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी। कोई और आदमी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को इशू नहीं कर सकता, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर सकता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, और बाकी वालों को जो भी है उसको नकली मान दिया जाता है, फेक मान दिया जाता है। मोर ओवर, नो पर्सन इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपी। इंडिया में लीगली कोई भी आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पैसे के बदले में चीज़ देने के लिए। नाउ हैंस द रुपी इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में यूनिवर्सली एक्सचेंज मीडियम उसको बनाया गया। रिमेंबर दैट करेंसी नोट्स एंड कॉइन इन इंडिया आर वैलिड ओनली इन इंडिया एंड नॉट इन अदर कंट्रीज़। वो इंडिया में ही वैलिड है, बाकी अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो उसको डिनाई कर सकते हैं। अगर उनकी कंट्री में वो रुपी चलाएंगे तो आप ले सकते हो, नहीं तो आपको वहाँ पे जाके उस कंट्री के मुताबिक पहले अपनी करेंसी को चेंज करना पड़ेगा उनकी करेंसी के साथ, फिर आप उनकी करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी। जैसे मैंने आपको बताया हर कंट्री की अपनी करेंसी है। अगर हमने किसी और कंट्री को देखा हो तो वहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग करेंसीज होती हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फॉर इंस्टांस यूएस में कौन सी करेंसी है, अमेरिकन डॉलर, ओके, जिसका सिंबल होता है ये। यूरोपियन करेंसी कौन सी है,
यूरो। यूरोप में जो करेंसी चलती है उसको बोलते हैं यूरो और उसका सिंबल है ये। ओके, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू बच्चों। अभी कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा।